मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में सभी प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों को आज हम आप सभी को हल सहित बताएँगे। यहाँ पर आप सभी को जितने भी प्रश्न बताया जाएगा, इसे आप सभी को किसी कीमत पर तैयार करके जाना है, क्योंकि सभी प्रश्न आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पेपर में देखने को मिलेगा, पूरा यहीं से जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ, यहीं से आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो इसे आप लोग क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लेना, ठीक है? किसी भी कीमत पर आप इसे लोग तैयार कर लेना। देखिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप सभी को यहाँ से प्रश्न नहीं मिला, अगर आप सभी को जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो 100% कह रहा हूँ मैं अपना चैनल डिलीट कर दूँगा। इससे अब आपको इससे बड़ा वादा क्या कर सकता हूँ। तो आप लोग विश्वास कीजिए, जो बता रहा हूँ उसे तैयार कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी पीडीएफ आप सभी को क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए जितने भी मैंने प्रश्न को लिख रखा है सब पूरा इसमें उत्तर सहित है आपको, और बहुत ही ईज़ी तरीके से इसको लिखा गया है। यहाँ पर एक-एक प्रश्न देखिए, जितने साल पूछे गए हैं उसमें आपको वर्ष भी दर्शाया गया है। सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से हम आपको समझाकर बताएँगे और आप सभी को इसका नोट्स भी देंगे, ठीक है? इसका नोट्स भी आप सभी को मिलेगा, लेकिन आपको नोट्स के लिए क्या करना होगा, ठीक है? जितने भी प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी प्रश्न का नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है? और जितने भी प्रश्न हैं, सब पूछे गए हैं, लगातार आपको प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो इन सब का नोट्स आपको मिलेगा, लेकिन नोट्स के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को कम से कम 5 बच्चों के पास शेयर करेंगे, ठीक है? कम से कम 5 बच्चों के पास शेयर करेंगे। मैं इसका पूरा नोट्स और इसके अतिरिक्त जो भी और भी नोट्स बनाए गए हैं, सभी नोट्स को हम आपके पास सेंड कर देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, एक-एक प्रश्न को बहुत अच्छे से समझते जाइएगा। देखिए, मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ, आपको किसी भी प्रश्न को रट कर नहीं याद करना है। देखिए, कोई भी किसी प्रश्न उत्तर को इतना बड़ा-बड़ा उत्तर कोई रट के थोड़ा नहीं याद कर सकता है। बस आपको उसे केवल एक कहानी के जैसा सुनना है और कहानी के जैसा आपको एक बार पढ़ लेना है। बस आपको उसी के अकॉर्डिंग बना-बना के लिख देना है। बस आप इसमें जो मैटर बताया जाता है, वो मैटर उसमें शामिल होना चाहिए बस। आपको केवल इतना ही उत्तर में लिखना है बट तो चलिए ध्यान से आप समझिएगा एक-एक उत्तर। पहला प्रश्न आपका शुरू हो चुका है। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के जाना। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। यानी कि उस समय जो जर्मन का एकीकरण जब प्रारंभ किया गया था, तो उस समय राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय लोगों में, यानी जो मध्य वर्ग के लोग होते हैं, उन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। राष्ट्रवादी भावनाएं काफ़ी व्याप्त थी। उन लोगों ने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़ करके एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। किसने? जर्मन के लोगों ने किया था, ठीक है? मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया था, ठीक है? यानी जो ये वो बनाई गई थी एक प्रकार का गठन, उसको राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर क्या कर दिया? दबा दिया था। उनकी प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। यानी उनकी प्रसा जो होती है या एक प्रकार से उनका तानाशाह जो होता है, वो भी जो है इसमें काफ़ी जो है योगदान किया, समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उनका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। यानी जो जर्मनी का एकीकरण था, इसमें ऑटो वान बिस्मार्क जो है क्या था? उसका मुख्यमंत्री था। इसकी अहम भूमिका होती थी इसमें। जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्सिये में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का एकीकरण घोषित किया गया। इस प्रकार 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो आपको क्या करना है? बस इसको केवल एक कहानी के जैसा पढ़ना है और कहानी की जैसा मैं बता रहा हूँ, उसको आप उसी के जैसा सुनना है केवल बस सुनना है केवल, आपको इससे रटना नहीं है, ठीक है? रटना है तो आप भूल जाएँगे, ठीक है? बस केवल आपको सुन करके बना-बना के शब्दों का प्रयोग करके लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए, ऑटो-वान बिस्मार्क कौन था? वह क्यों प्रसिद्ध था? ठीक है, तो ऑटो-वान बिस्मार्क जो था, ये जो है जर्मनी के एकीकरण में जो है शामिल था, यानी कि एक प्रकार से बोला जाए तो एक मुख्यमंत्री था, ठीक? अब यहाँ पर आपको इसके बारे में क्या लिखना है? ऑटो-वान बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ-साथ तत्कालीन यूरोप प्रभावशाली नेता भी था। जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। हमने बताया ना कि अभी जर्मनी के एकीकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सन
70 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लोहे की नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की थी। 1871 से 1890 तक बिस्मार्क राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर था। 1890 में उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट जो है लास्ट में क्या हुआ, जर्मनी के एकीकरण में जब इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया और जब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो क्या किया, लास्ट में त्याग पत्र दे दिया। आप चलिए देखिए, ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी तो जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी के टीचर भी आपको बताते होंगे। ठीक है, चलिए, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, उसका क्या परिणाम हुआ। अब इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, तो पहले रॉलेट एक्ट यहाँ पर हेडिंग कर लेना और इसके उत्तर में आपको लिखना है, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल बंद किया जा सकता था। यानी कि स्टूडेंट क्या होता था, रॉलेट एक्ट जो था एक प्रकार की योजना थी और इस योजना में क्या होता था, अगर आप कोई गलती करते हैं, आप उसके भले ही गुनाहगार ना हो, लेकिन अगर आप पर शक कर लिया जाए तो आपको 2 साल तक की सजा कर दी जाती थी गिरफ्तार करके। तो ये था रॉलेट एक्ट कानून, एक प्रकार का नियम था। अब इसका परिणाम देखिए, इसका परिणाम आप लोग को क्या लिखना है, तो देखना इसके परिणाम में, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, तो इसी के कारण हुआ था, रॉलेट एक्ट कानून की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब इसका विरोध क्यों किया गया, देखिए, इसी बंद करने, रॉलेट एक्ट कानून को बंद करने के लिए ही इसका विरोध किया गया था। तो अब आप इसके विरोध में क्या लिखेंगे, देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। अब देखिए कैसे कैसे किया गया था, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, यानी रॉलेट एक्ट को बंद करने के लिए, इस कानून को, इस योजना को बंद करने के लिए विभिन्न शहरों में रैली निकाली गई, जुलूसें निकाली गई। ठीक है, आयोजन किया गया इन सब का। दूसरा पॉइंट क्या था, रेलवे वर्कशॉप को कामगार हड़ताल पर चलाए गए। ठीक है, रेलवे वर्कशॉप में जो भी वो था सब उस पर हड़ताल कर दिया गया। देखिए दूसरा कारण क्या था, दूसरा इसका विरोध का कारण क्या था, कई शहरों में दुकानों ने बंद करके अपना विरोध किया जताया, यानी कि बहुत से शहर के लोगों ने जो दुकान चलाते थे, उन्होंने अपनी दुकानें बंद बंद करके रॉलेट एक्ट कानून को बंद करने के लिए जो है एक प्रकार से विरोध जताया, विरोध किया, तब जो है ये इसका जो है परिणाम एक अच्छा प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसके बारे में लिख देना है। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को अगर जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार लगातार पूछा जाता है एग्जाम में, हर वर्ष लगातार पूछा जाता है। देखिए 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो अब आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है, वैश्विक महामंदी 1929 ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला। 1928 ईस्वी से 1934 ईस्वी के बीच भारत के व्यापार आयात निर्यात में 50% की गिरावट दर्ज की गई। यानी कि उस समय जो है भारत 1928 से 1934 ईस्वी में भारत में 50% की गिरावट दर्ज की गई थी। गेहूं की कीमत 50% गिर गई। एक और जहां पर कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिर रही थी, वहीं सरकार ने लगान लगान में छूट देने से मना कर दिया। देखिए आगे, विश्व बाजार के लिए उत्पाद करने वाले किसानों पर मंदी की मार अधिक घातक थी। टाट का निर्यात बंद होने से पटसन की कीमतों में 60% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत कीमती धातुओं सोने का निर्यात करने लगा। तो बस आपको केवल इतना उत्तर लिख देना है कि यानी कि इस समय जो है जब 1929 की महामंदी लागू हुआ, शुरू हुआ, तो उसमें 50% की गेहूं की गिरावट हुई। उस समय आयात निर्यात जो है बंद कर दिया गया। गेहूं की जो टाट की बोरे थे उसको जो है उसको मना कर दिया गया देने से। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो भी मेन मेन बातें हैं आपको इसमें शामिल करके लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न देखना आप सभी लोग, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था, तो अब आप इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, अब आप इसके उत्तर में लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में
सहमति बनी थी। तो ये उसका मुख्य समझौता था, ब्रिटेन वुड्स समझौते का ये अर्थ था। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखेंगे इसका उद्देश्य, तो उद्देश्य को पॉइंट वाइज आप लिखते जाइएगा। तो अब आप लिखेंगे सदस्य देशों के विदेशी लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। तो अब आप इसका उत्तर लिख देना लास्ट में। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण के कार्य को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास बैंक का गठन किया गया। विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान की जुड़वा संतान कहा जाता है। इन संतान की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण रहता था। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, उद्देश्य में ये काफी बड़ा प्रश्न है, लॉन्ग टाइप में पूछा जाएगा, 7 नंबर का प्रश्न है। तो एक पॉइंट अभी इसमें और भी लिखना है। ठीक है, अब आप इसमें क्या लिखिएगा, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। यानी कि ब्रिटेन वुड्स जो व्यवस्था थी, विनिमय का मतलब होता है कि लेन देन, है ना, एक प्रकार से बाजारी कह सकते हैं। इस व्यवस्था पर राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा रुपया डॉलर के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से संबंध था। उस समय $1 की कीमत 25 औंस के बराबर निर्धारित की गई थी। यानी कि उस समय जो डॉलर था, $1 25 औंस के बराबर मानी जाती थी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग ब्रिटेन वुड्स की समझौते पर इतना उत्तर अच्छे से लिख देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बट लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आप इसमें कट पिट मत कीजिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ उतना आप पूरा का पूरा लिखिएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये प्रश्न लगातार आता है आपके उसमें किताब में भी दिया गया होगा, क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो उसमें लगातार जो प्रश्न पूछा जा रहा है दिया होता है, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप किताब में देखेंगे तो किताब में तो काफी बड़ा है, बट मैंने यहाँ पर इसको काट छाट के लिख रखा है। अब आप इसके बारे में लिखना, भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसमें आप लिखेंगे क्रिप्स मिशन की असफलता, एक द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की पूरी तरह भारत छोड़ने पर जोर दिया। यानी कि स्टूडेंट जो है, गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज जो है किसी प्रकार भारत को छोड़कर चले जाएं। ठीक है, कुल कुल मिलाकर उनका पूरा मुख्य उद्देश्य यही था। अब देखिए आगे, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता को भारतीयों को तत्काल तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ो आंदोलन की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध प्रसिद्ध नारा करो या मरो का भाषण दिया। भारत छोड़ो भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग, यानी कि जब स्टूडेंट ये आंदोलन छिड़ गया था तो उस समय क्या था, जो राज्य व्यवस्था थी इसको एक प्रकार से पूरी रूप से ठप कर दिया गया। ठीक है, आगे देखना, लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े, यानी कि बिना कहे लोग इसका सपोर्ट करने लगे थे। आज भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि सभी लोग इसमें अपना अपना योगदान देने लगे थे। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए। यानी कि स्टूडेंट सभी लोग को बहुत खुशी हो चुकी थी, यानी कि एक प्रकार से जो योजना सफल हो जाए, तो इस सफलता को पाने के लिए लोग क्या कर रहे थे, गीतों एवं नारों का साथ प्रदर्शन कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था। ठीक है, तो आपको इतना उत्तर इसमें लिखना है। उसके बाद आगे भी लिखना है। देखिए इसमें कितने कितने लोगों ने योगदान दिया था, तो आप क्या लिखेंगे, जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, यानी कि नेता लोग भी इसमें सहयोग करने लगे थे, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुण आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल से मातंगिनी हारा, असम से कनकलता वरुआ और उड़ीसा से रमा देवी थी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोगों के बावजूद इसे दबाने का 1 वर्ष से भी अधिक समय लग गया। यानी कि स्टूडेंट इतना लोग योगदान देते हुए भी, यानी कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन को जो है सफल पाने के लिए फिर भी 1 वर्ष लग गया था। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर इतनी टीमों ने इतना मेहनत किया, तब जा कर के भारत छोड़ो आंदोलन लागू हो पाया था। और तभी आज आप लोग स्वतंत्र रूप से पढ़ाई कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से आप भारत में रह सकते हैं। अगर अंग्रेज इसी प्रकार गुलामी करवाते रहते, तो आप लोग जिस प्रकार से आप स्वतंत्र पूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं, ये सभी काम आप नहीं कर पाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। किसी भी कीमत पर आप लोग इसे तैयार कर लेना। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। यानी परिणाम का मतलब जो है, इसका क्या रिजल्ट निकला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या-क्या नुकसान हुई, क्या-क्या हानियाँ हुई, तो यही इसका परिणाम होता है। तो चलिए आप इसका परिणाम जो है क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध की घटना ने यूरोप के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दिशा को बदल दिया। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद जो है, ये संपूर्ण विश्व की नहीं, आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक सबकी, राजनीतिक सबकी व्यवस्था को बदल दिया था। अब देखिए यहाँ पर इसमें केवल 3 परिणामों को कहा है, तो किस पर 3 राजनीतिक परिणाम क्या हुआ, ऐसे हम बना-बना के 3 परिणाम जो है बताएँगे। तो पहला राजनीतिक परिणाम परिणाम देखेंगे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर विश्व युद्ध का अनेक तरीकों से प्रभाव पड़ा। यानी कि इस पर बहुत ही नुकसान हुआ, बहुत ही हानियां हुई, प्रत्यक्ष रूप से भी हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से भी हुआ। आगे देखना। राजनीतिक परिणामों ने संपूर्ण विश्व की व्यवस्था ही बदल दी। इन परिणामों में राजतंत्रीय सरकारों का पतन, जनतंत्रीय भावना का विकास, अधिक अधिनायकवाद का उदय, अमेरिका का उदय, आगे देखना, अमेरिका का उत अमेरिका का उत्कर्ष, जापान का उत्कर्ष, ये सभी शामिल हुए। ठीक है, यानी कि इन सब लोगों के शामिल होने की वजह से जो है प्रथम विश्व युद्ध भी सफल हो पाया। चलिए आगे देखना। आर्थिक परिणाम क्या हुआ, आर्थिक परिणाम में आप क्या लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के सभी राष्ट्रों को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 10 खरब, यानी कि 10 खरब रुपया व्यय हुए। यानी कि स्टूडेंट, ये जो युद्ध छिड़ा हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, इसमें बहुत ज्यादा रुपये का नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा धन का नुकसान हुआ। अब देखना, तथा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए व्ययों का तो नुकसान लगाना असंभव सा प्रतीत होता था। यानी कि ये तो प्रत्यक्ष रूप से 10 खरब रुपया नुकसान हुआ था, और जो अन्य पैसे अप्रत्यक्ष रूप से खर्च हुए, तो उसको तो कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता था। ठीक है, चलिए आगे देखना। अब इसका सामाजिक परिणाम क्या हुआ, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो आप क्या लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कई सामाजिक परिणाम भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामने आए, जैसे जनहानि, महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार, जातीय कटुता की भावना में कमी, श्रमिकों में जागृति, शिक्षक की प्रगति एवं विकास आदि। यानी कि स्टूडेंट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन सभी चीजों में बहुत सारी सुधार आ चुकी थी। ठीक है, तो यही सब इसका परिणाम था। तो आप लोग इसके परिणाम में इतना उत्तर लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन अगर इसकी जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक है, ये प्रश्न लगातार पूछा जाता है। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, इसका परिभाषा आपको बताना है उदाहरण सहित। तो यहाँ पर आप हेडिंग करेंगे, ये प्रश्न 4 नंबर में पूछा जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो मैं बता देता हूँ, 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जैव संसाधन में आप लिखेंगे ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, यानी कि जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट, ऐसे संसाधन जो संसाधन जीवों द्वारा प्राप्त होती है कुल मिलाकर के। ठीक है, ऐसे संसाधन को जैव संसाधन कहा जाता है, जैसे पशुधन, मत्स्य जीवन, प्राणी जगत आदि। ठीक है, अजैव संसाधन देखिए, अजैव संसाधन का मतलब स्टूडेंट, जो संसाधन निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त किए जाते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे ऐसे ऐसे समस्त संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे धातु एवं चट्टानें। ठीक है, तो इसमें ये निर्जीव होती हैं। ठीक है, एक प्रकार से संसाधन भी है, तो इन्हीं सभी को अजैव संसाधन कहा जाता है। स्टूडेंट चलिए अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी कीमत पे आप तैयार कर लेना इसे। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए लगातार कितना वर्ष पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार करके जाना। चलिए 3 कारण यहाँ पर लिखना है, तो 3 कारण हम यहाँ से एक एक पॉइंट वाइज इसको लिखते चले जाएंगे। देखिए पहला कारण क्या था, आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति, मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर ना पहुंचना था। ठीक है, ये पहला कारण था। चलिए दूसरा कारण क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत समर्थन का बिना मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ठीक ढंग से ना समझा जाना। अगला पॉइंट देखिए, अगला कारण क्या था, ब्रिटिश विरोधी भावना
तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने जनमानस को लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो यही इसके मुख्य 3 कारण थे मेरे प्यारे स्टूडेंट भारत छोड़ो आंदोलन के। बस आपको केवल इतना लिख देना है। अगर देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना आसान है कि बस केवल आपको 3 पॉइंट में अपने शब्दों में बोल देना है इसे। ठीक है, तो आपको इसको इस प्रश्न को कम से कम 3 या 4 नंबर में पूछा जाएगा। चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये मान लीजिए कि ये प्रश्न जो है स्टूडेंट, जो 101% गारंटी है। अगर देखिए इसमें से जो भी प्रश्न बताया हूँ 101% गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अगर आप इतने भी प्रश्न तैयार कर लेते हैं ना, तो गारंटी के साथ कहते हैं आप लोग लास्ट में यही कहेंगे कि मैंने बहुत अच्छे चैनल से पढ़ाई किया था। क्योंकि जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं भले उतना ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, बट जो भी प्रश्न एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ उसको एग्जैक्ट एग्जाम में वो ले जाकर छाप देना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए भू क्षरण रोकने के कोई 3 उपाय बताना है आपको। यानी भू क्षरण का मतलब कि जो मिट्टी का कटाव होता है उसको कैसे रोका जा सकता है। तो बहुत सारे उपाय करके रोका जा सकता है। तो चलिए एक एक चीज करके हम जानते हैं। भू क्षरण अथवा मृदा अपरदन को रोकने के निम्न उपाय किए जा सकते हैं। चलिए पहला उपाय क्या है, वन लगाना। देखिए वन लगा करके इसको रोका जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, वृक्षों की जड़ें मिट्टियों की कणों को रोकने में जकड़े रहती हैं। ठीक है, आपस में जकड़े रहती हैं इसको, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। जैसे आप सभी को पता है, अगर कहीं पर ढलान मिट्टियां हो या ढलान खेती हो, तो वहां पर उसके चारों तरफ अगर पौधे लगा दिया जाए तो मिट्टी कट करके बहना बंद हो जाती है, क्योंकि पौधों की जड़ें आपस में मिट्टियों को पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है घास लगा करके। देखिए छोटी छोटी घासें उगा दी जाए ना मिट्टी। देखिए पटान मिट्टियों पर क्या होता है, छोटे छोटे जब घास जम जाते हैं तो मिट्टी का वहां से बहना रुक जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, घास की जड़ें भी मिट्टी की कड़ों को आपस में बांधी रखती हैं तथा मिट्टी को बहने से रोकती हैं। तो ये आपका दूसरा कारण हो गया, यानी दूसरा उपाय हो गया। चलिए अगला तीसरा उपाय क्या लिखेंगे, मिट्टी के कटाव का रोकने का, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखे होंगे कि खेती जो होती है वो सीढ़ी नुमा बना करके करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है, मिट्टी का कटाव रुक जाता है, मिट्टी का बहना रुक जाता है। तो आप लिखेंगे इसमें, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। इससे खेतों के चारों ओर मेड़बंदी की जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का स्टूडेंट जितना भी तरीका मैंने था आप सभी को पूरा बता दिया। और भी अगर आपके दिमाग में जो भी आता है बना बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।